मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सभागार में भारतीय किसान यूनियन, उद्यमियों और भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के बीच एक अहम और सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शुद्ध वायु, स्वच्छ पानी, सड़कों की सफाई व्यवस्था और बड़े स्तर पर पौधारोपण को लेकर सुझाव दिए गए। उद्यमी पंकज अग्रवाल ने बताया कि पहले की तुलना में करीब 50% समस्याओं का समाधान किया जा चुका है और आने वाले 2-3 महीनों में इसका पूर्ण समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों पर जाम की समस्या रोकने के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि पहले से काफी सुधार हुआ है और गाँव वालों ने भी सकारात्मक पहल की है। उन्होंने बताया कि अगली बैठक 16 अप्रैल को होगी और अगले 3 महीनों में 90% इक्विपमेंट लगाकर क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जी, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने देखा, सारा निरीक्षण किया अपने यहाँ, और मिलों की मीटिंग हमने हर दूसरे तीसरे दिन की और जो भी कमियां थी हमने उन्हें चिन्हित भी कर लिया। और जैसे कि ट्रैफिक जाम रहता था तो हमने वहाँ सफाई रखी, आदमी लगा दिए, अब ट्रैफिक जाम नहीं होता। कुछ गाड़ियों में पानी टपकता हुआ भी जाता था लापरवाही से ठेकेदारों की, उस चीज़ को भी ठीक कर लिया। तो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल ठीक हुई हैं। थोड़ा बहुत जो छाई की समस्या भी थी कुछ जगह, उसके लिए हमने ऑर्डर करा दी है इक्विपमेंट्स के। जो प्रदूषण द्वारा प्रस्तावित थे वो तो हमने सब लगा रखे हैं। इसके अलावा भी हमें अगर कोई लगाने हैं वो हम सब लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या है उनका 50% निदान तो अभी हुआ है और बाकी 2 या 3 महीने के अंदर हो जाएगा। देखिए, जैसे ट्रैफिक जाम होता था, 1-1 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता था वहाँ, तो वहाँ हमने टीम लगा दी पूरी। अब ट्रैफिक जाम नहीं होता, गाड़ियाँ हम अंदर लेने लगे। हम RDF ही केवल चला रहे हैं, MSW बिल्कुल नहीं चला रहे। कोई गलती से ले भी आता है उस पर हम पेनल्टी करते हैं, वापस कर देते हैं ट्रक को। पूरा RDF जो आ रहा है वो पूरा ढक कर आ रहा है, तो कोई किसानों को हमारी वजह से समस्या हो ये भी ठीक नहीं है। हमने उसे सब समस्याओं को दूर किया। और भी कई पॉइंट्स हैं। आज मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई और मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर बाकी सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। देखो, कुछ तो समाधान हुआ, गांव वालों से बात करी, हुआ तो थोड़ा बहुत ही, लेकिन एक शुरुआत हुई। और आज तो मीटिंग सारे इल्ले बिल्ले बता रहे थे पिछले 3 दिन से कि मीटिंग करनी ना पड़े। हमने कहा भाई जो परंपरा पहले से चल रही है, हमारा ये है कि किसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ है या किसी शुगर फैक्ट्री के उसमें है तो हम प्रशासन को बीच में लेते हैं, नाम ये परंपरा तोड़ेंगे, हम सीधी बात करें। तो गांव वाले भी आए और इन्होंने बहुत से नोटिस भी इन्होंने दिए। और जब ये आंदोलन चलते रहे तो लखनऊ की टीम भी यहाँ पर आई, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये खबरें चली तो कुछ हलचल तो हुई, गांव वालों में भी हुई, पुलिस प्रशासन में भी हुई, NGT वालों में भी हुई और पोल्यूशन डिपार्टमेंट में भी हुई। और इन्होंने कहा कि हम इसको और ठीक करेंगे, ऑर्डर दे दिए जिससे ये नए इक्विपमेंट यहाँ पर लगेंगे जिससे पोल्यूशन ना हो। तो इन्होंने मार्च तक का टाइम लिया कि मार्च तक को इन्हें छूट छाट कुछ मिल जाए, कुछ बैंकों के मामले नहीं, 31 मार्च तक का। तो हमने कहा कि 31 मार्च तक का ठीक है तो लगाओ आप। इन्होंने कहा कि 90% हम इक्विपमेंट लगा कर वो ठीक कर देंगे। तो 16 अप्रैल की फिर यहाँ पे मीटिंग तय हुई। 16 तारीख को फिर बताएंगे। इतने गांव वाले भाई निगाह रखो, हर चीज को बताते हैं। जब तक इनसे सड़क ठीक करवा लो, इनसे कुछ अपने RO लगवाओ, कुछ ये अंदर अपना सिस्टम लगावें, कुछ एयर को कंट्रोल करें, तो इन 3-4 चीजों पे काम करें, 2.5 महीने में फिर मीटिंग हो जाएगी, 2 महीने। देखिए, हमारे ही बीच के सभी लोग हैं। कुछ समस्याएं पहले थी पिछले दिसंबर माह में प्रदूषण की समस्याओं को लेकर के, और उस समय मीटिंग हुई थी और उसमें एक ये तय हुआ था कि 2 फरवरी को मीटिंग होगी जिसमें उस पर सुधार पर चर्चा होगी। तो जो मांगे थी उनमें तमाम पे काम हुआ है। और आज भी चौधरी टिकैत साहब ने वहाँ फैक्ट्रियों के सामने टाइल्स लगाने का, साफ सफाई कराने का, बेहतर पानी पीने की व्यवस्था किए जाने का, वायु प्रदूषण को ठीक किए जाने का, पेड़ लगाए जाने का बहुत सारे मांग भी किए हैं, सुझाव भी दिए हैं। और उसी के अंतर्गत
जो उद्योगों के प्रतिनिधि हैं पेपर मिल के पंकज अग्रवाल जी, उन्होंने बताया भी है कि हम सब लोग संयंत्र मंगा रहे हैं और सफ़ेद धुएं के लिए वेट ESP का कोई संयंत्र है वो लगवाने जा रहे हैं, लगवा करके और इसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेडिकल कैंप भी लगवाया जाएगा और पानी पीने के लिए RO भी गांव में लगवाए जाएंगे। तो आपसी सहमति सौहार्द के साथ फिर अगली मीटिंग 16 अप्रैल को फिर सुधारात्मक कदमों की परिचर्चा के लिए बुलाई गई है। मुजफ्फरनगर से प्रधानमंत्री को भेजे गए एक ज्ञापन ने UGC के नए नियमों को लेकर बहस तेज कर दी है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए नए प्रावधान सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन नियमों के तहत झूठे और निराधार आरोपों की आशंका बढ़ जाती है, जिससे छात्रों का शैक्षणिक और मानसिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ बताते हुए सरकार से तत्काल इस कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो सामान्य वर्ग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए मजबूर होगा। मेरा नाम सर अखिल जैन है, मैं जिला अध्यक्ष स्वर्ण आर्मी से हूं और मुजफ्फरनगर में कार्यरत हूं। और ये जो काला कानून आया है UGC कानून, इसके तहत हमने यहाँ ज्ञापन देने का एक वो बनाया है। हम केवल 11 व्यक्ति हैं जो यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं DM साहब को, और उसमें कहा गया है कि हमें भीख नहीं, हमें अधिकार चाहिए। और इस कालीन कानून का हम पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हैं। इस कालीन कानून द्वारा जिस भी व्यक्ति का माना नहीं हुआ है, जो आदमी 8-8 साल 10-10 साल तक जेल में रहा है, उसका भरण पोषण कौन कैसे होगा? आने के बाद वो केस जीत भी जाता है, उसके बावजूद भी उसके परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता कोई बात। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट तो खैर पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए कि हमें अभी मैंने जैसा आपको कहा कि हमें भीख नहीं, हमें अधिकार चाहिए। इसके अंदर एक कथन है कि अगर ये कानून खत्म हो रहा है तो इसमें एक चीज़ और जोड़ी जाए, जिस आदमी के खिलाफ SC/ST एक्ट लगाया गया उसके द्वारा अगर इसके अंदर कोई आदमी प्रताड़ित हुआ है तो उसका जितने दिन वो जेल में रहा है, जितने दिन वो परेशान रहा है, उसका पोषण किया जाए, भरण पोषण किया जाए, उसके परिवार को संभालने की उसे शक्ति दी जाए। ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया कि उसका घर बर्बाद हो गया। कोर्ट पर पूरा विश्वास है, हमें अपने कोर्ट पर विश्वास है, हमने अपने प्रधानमंत्री पर भी पूरा विश्वास है, वे करेंगे। लेकिन इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए कानून में। जो पुराना SC/ST एक्ट चलता आ रहा है उसके अंदर भी कुछ लोग परेशान हैं। हम चाहते हैं कि वो परेशान ना हो। जब ये वाला मुद्दा उठ ही गया है, हमें हमारी औकात दिखाई गई है स्वर्ण समाज को, तो एक बार झंडा बुलंद करने का मौका भी है। हमें सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचानी है कि जो आदमी पहले प्रताड़ित हो चुके हैं उनके साथ भी मिलकर काम किया जाए, उनके परिवार को भी उठाया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा कानून बनाया गया, हो सकता है कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ गलती की गई हो। हाँ, उनके पिता तुल्य हैं, वे हमारे पिता तुल्य हैं, उनके द्वारा कोई गलती हुई है तो हो सकता है कि वो वापस लेंगे, 100% लेंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस लिया जाएगा। लेकिन ये काला कानून लाया ही क्यों गया? ऐसा कानून लाना ही नहीं चाहिए था। आप लाएं या काला कानून, उसको खत्म करने की कवायद ही नहीं होनी चाहिए थी। मुजफ्फरनगर में पीड़ितों को न्याय न मिलने पर अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने बड़ा अल्टीमेटम दिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति के नेतृत्व में दर्जनों लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा से मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि फुगाना थाना क्षेत्र के गांव खरड़ में दबंग भूमाफिया कृष्णपाल ने प्रजापति समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और 30 जनवरी को पीड़ितों पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने केवल बाइक बरामद की, लेकिन आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। मोहन प्रजापति ने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो फुगाना थाने पर अति पिछड़ों की पंचायत होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं मोहन प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। SSP कार्यालय आया आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के आज नेतृत्व में फुगाना थाना क्षेत्र के गांव खरड़ का एक मामला है, जिसमें प्रजापति समाज के लोगों पर वहां के दबंग कृष्णपाल, उसके पुत्र पुष्पेंद्र व काला आदि ने मिलकर जमीन पर कब्जा कर लिया है। और 30 तारीख की घटना है। पीड़ित परिवार पर सनी व मिंटू पर दबंगों द्वारा मारपीट की गई, उनकी बाइक छीन ली गई और जानलेवा हमला किया गया, जिसके में पुलिस में शिकायत की गई। तो पुलिस ने उनके आरोपी के घर से बाइक बरामद करके थाने में खड़ी कर रखी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम SSP साहब संजय वर्मा जी से मिले हैं, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूप से कार्रवाई का आश्वासन दिया। CO साहब को और इंस्पेक्टर को भी फोन किया उन्होंने, और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। और हमने भी SSP साहब के नेतृत्व में जिले भर में जितने भी मामले हमारे उसमें आए
99% एसएसपी संजय वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों को इंसाफ मिला है और हमारे लोगों को न्याय मिलने का काम हुआ है। लेकिन उनके मैं एसएसपी साहब को एक यही कहना चाहता हूँ कि आपके जनपद में कई थानादार ऐसे हैं जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, इन पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है। आपके नेतृत्व अच्छा है, आपकी पुलिसिंग अच्छी है, लोगों को, पीड़ितों को, असहाय कमजोर वर्ग को न्याय मिलने का काम होता है। और साथ ही हमारी ये चेतावनी है भारतीय अति पीड़ित वर्ग संघर्ष मोर्चे की ओर से कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय ना मिला तो बड़ा आंदोलन इसमें फुगाना थाने का गेट बंद करके जब आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार फुगाना थाना इंस्पेक्टर होगा, वहां की पुलिस होगी। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। कांधला थाना क्षेत्र के गांव इस्सोपुर टील में 12वीं कक्षा के छात्र अरशद की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे लड़की का मामला सामने आ रहा है। वहीं सपा विधायक नाहिद हसन ने थाने पहुंचकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे। मेरा तो नाम सलीम है। अस्पताल आए, लड़के ने घर से लेके बुला के, चिंकू है नीटू का, एक सोनू का लड़का है, मैं लेके। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से जाकर बस उसके साथ में वो मारे मुरे उसका चक्कू गोली जो मारा। अभी इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ से हाँ पुलिस देखिए, ऐसा है कि मालूम चला था कि इस्सोपुर टील में कोई बच्चा है और वो स्कूल में पढ़ता था, उसका मर्डर हो गया, किसी ने हत्या कर दी गाँव में। तो उसी के सिलसिले में आए थे यहाँ थाने में। अभी प्राइमा फेसी अभी चल रहा है, देखते हैं क्या करते हैं जो है, और उम्मीद है कार्रवाई की, पकड़े जाएंगे जो मारने वाले हैं। और परिवार वाले भी आए हुए हैं अभी, क्योंकि अभी शुरुआत है तो अभी तहरीर वगैरह लिखवा रहे हैं। अब देखते हैं क्या निकलता है भाई। हमला तो हुआ है उस पर और वुंडेड भी है वो, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अभी देख रहे हैं क्या हुआ है। एक्चुअल में लगभग 2:45 बजे एक 112 नंबर की कॉल आई थी। उसमें बताया गया कि ग्राम इस्सोपुर की थाना कादना में एक व्यक्ति अरशद है, उसके दोस्तों से उसका झगड़ा हो गया, दोस्तों उसको चाकू मार दिया है। तत्काल हमारी पुलिस 112 मौके पर पहुंची, उसको सीएससी कांदला लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी हुई कि अरशद की एज लगभग 18 साल है, वो 12th क्लास का छात्र है और उसके ही दोस्त जो क्लास में पढ़ते हैं उसके हिमांशु और कार्तिक, इनसे कुछ विवाद इसका हुआ था 3 दिन पहले। और आज गांव में ये अपने गांव के लड़के विराट के साथ गया था समोसा खाने के लिए, और वहीं पर ये दोनों लड़के हिमांशु और कार्तिक आए जहां इनका विवाद हुआ। और उनके पास चाकू था, चाकू मारा इसके सीने में और पेट में, जहाँ से घायल हो गया। और बाद में इसको लाया गया सीएचसी कांदा, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। जिसके साथ ये मौके पे आया था, परिजन का आरोप है कि इसकी मिलीभगत भी होगी। इसका नाम चिंटू उर्फ विराट है, उसको हम लोग गिरफ्तार कर लिए, हिरासत में ले लिया उसको, उसकी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और थाने मुकदमा दर्ज कर लिया। डेड बॉडी हमारी चली गई है इस समय मर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए। हमारी टीमें रवाना है बहुत ही जल्दी। जो इसके दोस्त हैं उनकी एज भी 18 साल ही है, तो उसके क्लासमेट हैं स्थानीय इंटर कॉलेज के, उन्हें से हम गिरफ्तार करके जेल भेजे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बार डिफेंस बजट में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। सरकार का फोकस आधुनिक हथियारों, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और अत्याधुनिक तकनीक पर निवेश बढ़ाने का है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम कर देश में ही सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। डिफेंस बजट में यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी जहां भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगी, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कल हुई ताजा बर्फबारी के बाद आज मौसम में सुधार देखने को मिला है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियां ताजी गिरी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं, जिससे पूरा इलाका बेहद मनमोहक नजर आ रहा है। हालांकि बर्फबारी के बाद तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। साफ मौसम के चलते लोग प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन भी ठंड को देखते हुए सतर्क बना हुआ है।
मथुरा जिले से शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। नौझील स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर बच्चों को कथित तौर पर एक विशेष धर्म की ओर प्रेरित करने और जबरन नमाज पढ़ाने के आरोप लगे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विद्यालय में राष्ट्रगान नहीं होने दिया जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर की 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जिसे जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास में 30 तारीख को ये शिकायत आई थी उनकी, जान मोहम्मद की, जो प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय नौझील में, और जो शिकायत करता है वो दुर्गेश प्रधान जी हैं, मंडल अध्यक्ष बीजेपी के। उन्होंने ये शिकायत की थी कि ये विद्यालय में जो है बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये जो शिकायत है थोड़ी गंभीर प्रकृति के लगते हुए मुझे प्रथम दृष्टया मैंने उनको निलंबित किया है और एक जांच समिति जो है वो गठित की है। जांच समिति है खंड शिक्षा अधिकारी छाता और खंड शिक्षा अधिकारी मार्च के उसमें रहेगी। 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट देंगे और जो अंतिम निर्णय है वो जांच समिति की रिपोर्ट के अधीन ही रहेगा। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो आगे की कार्रवाई। शानदार बजट है। कर्तव्य भवन पर तैयार हुआ संसद भवन में आज पेश हुआ यह बजट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह उस भारत का नींव रखता है जहां उद्योग को गति मिलती है, अवसंरचना को मजबूती होती है, स्वास्थ्य शिक्षा को सुलभ होता है, पर्यटन रोजगार पैदा होते हैं, AI आधारित भविष्य का अवसर उजागर होते हैं। ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी भारत तक, खेल के मैदानों से लेकर तीर्थ स्थलों तक और विकसित भारत का बजट युवाओं की आकांक्षाओं, महिलाओं को आत्मनिर्भरता और किसानों को समृद्धि के केंद्र में सरकार देश को आगे बढ़ाने वाला दूसरा बजट है। इस बजट के लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं और समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं, क्योंकि यह बजट गरीबों का है, दलितों का है, शोषित का, वंचितों का बजट है। आदिवासी, गिरवासी, बनवासी, बंटाइया, मुसहर, सहरिया, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं, उनका ये बजट है। और कुल मिलाकर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ये बजट है। ये आम बजट है, जनता के हित का बजट है।